हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, ये 10वीं कक्षा का मॉडल पेपर है और 2026 में यहाँ से लगभग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए और अगर आप ये पूरा देख लेते हैं तो आप लोग अपने में एक नई ऊर्जा का संचार देखेंगे और आपको लगेगा कि हम कुछ सीखे हैं और दूसरों से अपने आप को कुछ अलग महसूस कीजिएगा। तो देखिए, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो देखिए, यहाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात किया जाए तो अगर अवतल लेंस भी रहेगा, अवतल लेंस, इसकी भी फोकस दूरी ऋणात्मक ही होती है। और देखिए, समतल दर्पण की अगर फोकस दूरी का बात किया जाए तो इसका अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। और उत्तल दर्पण रहे चाहे उत्तल लेंस रहे, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। देखिए, उत्तल का धनात्मक होता है और अवतल का ऋणात्मक, समतल का अनंत। चाहे फोकस दूरी पूछ ले या वक्रता त्रिज्या पूछ ले, दोनों एक ही है, क्योंकि फोकस दूरी का ही दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। इसलिए फोकस दूरी अगर माइनस में तो इसका दुगुना भी माइनस में ही आएगा। फोकस अगर धनात्मक है तो इसका दुगुना भी धनात्मक ही आएगा। अगर क्षमता का बात पूछें तो क्षमता भी सेम ही। अगर क्षमता का बात बोले तो अवतल का माइनस होता है और उत्तल का प्लस होता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे याद सिर्फ ये कर लीजिए कि उत्तल जहाँ भी मिलेगा हमको धनात्मक टिक करना है और अवतल मिलेगा तो ऋणात्मक। अवतल का मतलब ऋणात्मक, चाहे कोई भी लेंस या दर्पण कुछ भी रहे, और उत्तल में धनात्मक मारना। तो चलिए अगला बढ़ते। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्या है? दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं, देखिए ये दर्पण है और ये पी होता है और ये बीच में एफ होता है और इधर सी होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, सी से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर से लिखते हैं और फोकस से पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं और एफ से लिखते हैं। देखिए, फोकस दूरी जो है ये वक्रता त्रिज्या का आधा है, यानी कि एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर r/2, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो संबंध सिद्ध है ये उत्तल और अवतल दर्पण के लिए। ये किस दर्पण की में लागू होता है? अवतल और उत्तल में, समतल में नहीं। ठीक है, तो चलिए तीसरा देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो न्यूनतम दूरी का अगर बात किया जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो आगे वाला ध्यान से पढ़ के मारना है आप लोग को। देखिए, मीटर है, मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर अधिकतम दूरी का बात पूछा जाए, अधिकतम दूरी, अगर अधिकतम दूरी पूछ लिया जाए तो अनंत होता है। हम लोग अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकते हैं? अनंत। और न्यूनतम 25। देखिए, इससे कम दूरी पर भी देख सकते हैं, लेकिन अगर कम दूरी पर देखें तो आँख में दर्द करने लगेगा। इसलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 होता है और इसमें आँख में कोई भी परेशानी नहीं होगा। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो देखिए, मान के चलिए ये प्रिज्म है, इसमें श्वेत प्रकाश को गुजारें तो जो सबसे कम झुकता है वह लाल होता है। लाल क्योंकि सबसे ऊपर होता है। अगर सबसे अधिक झुकता है तो बैगनी होता है। बैगनी सबसे ज़्यादा झुकता है और लाल सबसे कम झुकता है। ठीक है, और एक बात, इस प्रिज्म का प्रयोग सबसे पहले न्यूटन ने किया था। ठीक है, और ये जो प्रिज्म है कांच का बना होता है और प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5। प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का। ठीक है, तो यहाँ सबसे कम झुकने की बात कहा तो बैगनी, लाल हो जाएगा। सबसे कम कौन झुकता है? लाल। अब चलिए अगला देखते हैं। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है? छवि का मतलब प्रतिबिंब। तो आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा कि हमारे आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना में बनता है। रेटिना, या इसको हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। रेटिना पर कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। और देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को पूछेगा आकाश का रंग कैसा होता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है, क्योंकि आकाश में वायुमंडल नहीं है, ठीक है, इस कारण से काला दिखता है। उसके बाद देखिए, अगर पृथ्वी पर से भी वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग काला दिखेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा पृथ्वी पर से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा दिखेगा, तो काला मार देना। तो देखिए, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? देखिए, बड़ा का नाम लिया है तो बड़ा बनता है अवतल में। अवतल में बड़ा बनता है समतल, जैसा कि नाम में समतल समान, समतल में बराबर आकार का बराबर बनता है प्रतिबिंब। और उत्तल में वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल में कैसा बनता है? वस्तु से छोटा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस। अगर दूर पूछेगा, दूर उत्तर, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल। देखिए, निकट में ज़्यादा अक्षर आया है तो ज़्यादा अक्षर वाला को ज़्यादा अक्षर वाला लेंस के साथ रखना है। इसमें देखिए, कम अक्षर आया है तो कम अक्षर वाला को कम अक्षर वाला लेंस के साथ रखिएगा। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। और एक बात, हमारा आँख में पूछेगा, हमारे आँख में यानी कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को बताती है? ये बताया विद्युत धारा की उपस्थिति, किसी तार में विद्युत धारा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। और ये वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर को मापने वाला यंत्र है वोल्ट मीटर। अब देखिए, विद्युत धारा का अगर मात्रक पूछे या इकाई तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? तो आमीटर हो जाएगा या फिर एमीटर। कोई आमीटर लिखता है तो कोई एमीटर लिखता है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया था मैक्सवेल। किसने दिया? मैक्सवेल। देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है मैक्सवेल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। अगर पूछेगा बाएं हाथ का नियम किसने दिया था, तो हो जाता मैक्सवेल। बाएं हाथ का नियम दिया था, ऑप्शन ऊपर देख लीजिए, बाएं हाथ का नियम दिया था फ्लेमिंग। बाएं हाथ का नियम कौन दिया था? फ्लेमिंग। और दाएं हाथ का मैक्सवेल। चलिए अगला देखते हैं 11। विभवांतर का SI मात्रक पूछ रहा है। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो विभवांतर का वोल्ट। देखिए, विभवांतर पूछे या विद्युत वाहक बल, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट है, या फिर विभव का पूछे, विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है। ओम प्रतिरोध का होता है, एम्पियर विद्युत धारा, कूलम आवेश का। तो ये सब आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। अगर अगले बार विभवांतर नहीं आया तो इन सभी में से कोई न कोई एक आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता? देखिए, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, और धारा का मान घट जाएगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा। तो प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाना है तो किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी। अगर प्रतिरोध का मान घटाना होता, घटाने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। घटाने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। उत्तर से ऐसे देखिए ना, इस तरह से। ये काल्पनिक, चुंबक में असली में ये बना नहीं होता है, जो असली में दिखाई नहीं देता है, बस इसको बोलते हैं काल्पनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो पहले ये देखिए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। इसको यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट। और ये बराबर होता 3.6 गुना 10⁻6 जूल का। 1 किलोवाट घंटा में कितना? अगर इसको चेंज करना है, एक देखिए KWH लिखते हैं किलोवाट घंटा को। किलो में 1000 होता है, 1000 मीटर। वाट तो शक्ति का मात्रक है ही, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए 3600 सेकेंड हो गया। अब हम दशमलव को 1 2 3 4 5 6 स्थान तक लेके आ गए। 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो गया। तो
तो ऐसे करके निकालते यही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। देखिए नवीकरणीय उसको बोलते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होता या एक बार उपयोग करने के बाद तुरंत फिर से हमको मिल जाता है। तो देखिए ये सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, बाकी ये सब अनवीकरणीय है, एक बार उपयोग होने के बाद हमें दोबारा जल्दी नहीं मिलता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहता है। देखिए अपसारी लेंस कहते हैं अवतल को, और उत्तल को अभिसारी लेंस बोलते हैं। अगर पूछेगा अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल को अभिसारी लेंस और अवतल को अपसारी लेंस। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है। तो देखिए प्रकाश का प्राथमिक रंग जो है ये तीनों हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो RGB याद रखिएगा, RGB। RGB जैसे 1 GB 2 GB MB होता है ना, तो वैसे करके RGB। R से हो गया रेड, G से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, B से ब्लू, ब्लू मतलब नीला। तो रेड ग्रीन ब्लू ये प्राइमरी कलर हैं, ठीक है, प्राथमिक रंग। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है, इसको परितारिका भी बोलते हैं, परितारिका, ठीक है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, आइरिस या फिर परितारिका। चलिए नेक्स्ट देखिए, और एक बात कॉर्निया के बारे में भी ध्यान रखिएगा, नेत्रदान में कॉर्निया को दिया जाता है। नेत्रदान किसका किया जाता है, कॉर्निया, और ये पारदर्शी होता है और आँख के रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है, और ये जो पुतली होता है पुपिल, ये आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया को दान में दिया जाता है, आइरिस रंगीन होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1 HP बराबर होता है। देखिए HP का फुल फॉर्म होगा हॉर्स पावर, और हिंदी में बोलेंगे अश्व शक्ति, और ये शक्ति का मात्रक होता है। HP किसका मात्रक होता है, शक्ति का। 1 HP में होता है 746 वाट। चलिए नेक्स्ट है, विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो ये उत्तल लेंस का बना होता है। विशालक शीशा किसका बना होता है, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन। गतिशील कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। देखिए प्रोटॉन ये नहीं होता, आयन नहीं होता, परमाणु भी नहीं होता, परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो गतिशील कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा बहती है। चलिए अगला देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा ये आपका हो गया आवेश का, आवेश का मात्रक कूलम भी होता है और एम्पियर घंटा भी होता है, ठीक है, एम्पियर सेकेंड जो है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन वाट के बराबर है। देखिए वाट जो है शक्ति का मात्रक है, और शक्ति होता है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति होता है, यानी कार्य करने की दर। फॉर्मूला अगर लिखे तो कार्य बट्टे समय होता है, और कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का सेकेंड, और इसी को वाट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो वाट किसके बराबर है, जूल बट्टे सेकेंड। देखिए जूल बट्टे सेकेंड। अब नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर। वोल्ट विभव का मात्रक है, या फिर विभवांतर, या फिर विद्युत वाहक बल, इन तीनों का मात्रक वोल्ट है। ओम प्रतिरोध का, और शक्ति का मात्रक वाट, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा शक्ति रहेगा वही वाट लगाएगा। ओम यानी कि प्रतिरोध, ओम के सामने कोई प्रतिरोध नहीं। चलिए 25 नंबर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन बोलते हैं हिंदी में, यानी कि दुनिया में जो तापमान बढ़ रहा है, CO2 गैस उत्तरदायी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसका सेकंड पार्ट मैं अगली वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि अभी ज़रूरी काम आ गया है। तो आप लोग इसको देखिए, इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।